तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 338 में आप सभी का स्वागत है। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं अब किसी और नोवेल या फिर कुछ और को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। जब तक ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का जो कि स्वेलो स्टार 2 है उसका राइटर ज़िंदा है, मेरा चैनल भी ज़िंदा रहेगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं जाकर किसी और नोवेल को स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल में मुझे पढ़ना है और उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको ही सिर्फ कंटिन्यू करूँगा। और होगा कभी कभी बीच में तो कुछ स्पेशल एपिसोड्स ले आया करूँगा। आई होप आप लोग समझ सकते हो, मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, नौकरी चाहिए ही। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यहाँ प्रैक्टिशनर्स आ चुके थे डार्क होली रियलम में से, और वो सभी लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, उनमें बातें होने लगती है। जिसके साथ जो प्रैक्टिशनर्स आए होते हैं वो लगभग 2 दिन तक यूनलान सिटी में रुकते हैं। इन 2 दिनों में वो लोग लू फेंग और पैलेस मास्टर युंग से डॉग के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, जिसके कारण उनकी लेवल्स थोड़ी सी बढ़ती है। उनके लेवल्स के अनुसार में यार वो इन सबको आसानी से समझा सकते और समझ सकते, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ये कॉमन भी है इन सारे लेवल्स के बंदों के लिए डॉग का डिस्कशन करना, जिससे कि उनकी फ्रेंडशिप और भी स्ट्रॉन्गर हो सके। जिसके साथ में फाइनली सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, पैलेस मास्टर युंग उन तीनों प्रैक्टिशनर्स को छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। जिसके साथ विंग वुमेन, गॉड एम्पर बायन और साथ में रेड रॉ वाला बंदा भी कहता है कि हमारा टाइम आ चुका है और हमने इन 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है, हम लोग वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं कि लू फेंग, मैं तुम्हें फिर से देखने को तड़प रही हूँ, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ। जिसके साथ लू फेंग भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं डेफिनेटली जब चैंगफेंग सिटी में आऊँगा तो तुम सबसे कांटेक्ट जरूर करूँगा। अब डार्क होली रियलम में सिर्फ 5 ही सिटीज़ मौजूद थे, 9 रिवर होली रियलम में 35 सिटीज़ मौजूद थे ना, वहाँ पे सिर्फ 5 ही मौजूद थे। और गॉड एम्प्रेस बायन की टीम वो चैंगफेंग सिटी में ही रहती थी, जो कि सेंट्रल सिटी कहलाता था। जिसके साथ ओल्डमैन, रेड रॉक और बायन वहाँ से निकल पड़ते, कहते कि चलो चलते हैं। वो अपने शिप को निकालते हैं और उड़ चलते हैं, जिसके साथ वो वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। जिसके साथ हमें पैलेस मास्टर युंग को दिखाया जाता है, जो कि एक फेंट स्माइल के साथ कहते कि वो लोग जा चुके हैं। लू फेंग, अब मेरा भी टाइम हो चुका है, मुझे भी चलना होगा। अब इस चीज को सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है कि क्या आप भी यहाँ से जाना चाहते हो। अब यहाँ पे पैलेस मास्टर युंग लू फेंग की तरफ देखकर कहते कि ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि यूनला सिटी में जो युद्ध हो रहा है वो खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं 2 दिन एक्स्ट्रा रुका क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे थे, और जबकि वो चले गए हैं तो मुझे भी जाना होगा। यूनला सिटी को तुम्हारे हाथों में छोड़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसे मुझसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिसके साथ वो कहते हैं अगर बात करी मेरी तो मैं अभी पूरे के पूरे क्लोन्स को मिटा दूंगा और मैं अपने आप को पॉल्यूशन के साथ रेसिस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने होमलैंड में चला जाऊंगा ताकि मैं आपको इसको कंप्लीटली हटा सकूं। जिसको सुनकर लू फेंग के अंदर मिक्स इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं कि क्या पैलेस मास्टर युंग या एक बहुत ही बुरी हालत में थे। अगर पैलेस मास्टर युंग यहाँ पे फेल हो जाते ना तो उसकी सोल कंप्लीटली खत्म हो जाती, एनिलेट हो जाती। हमें बताया जाता है कि असल में जितने भी मेरिड वर्ल्ड से जिसे कि सीनियर युआन और अदर्स बेंग्स ने बनाए थे, उन सभी को सीनियर युआन और अदर बेंग्स ने ही नेचर किया था, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स आते थे। अल्दो मेरिड्स वर्ल्ड के अंदर कोई भी बंदा क्लोन टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने क्रिएटर से बोले कि मुझे रिजरेक्ट कर दो तो वो उन्हें फिर से रिजरेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज हमें बताई जाती है, गौर से समझना, कि देखो जितने भी मेरिड्स वर्ल्ड से, बिलियंस ऑफ मेरिड वर्ल्ड से, एक दो नहीं, उन सब का निर्माता कोई और नहीं, अपना सीनियर युवान और बाकी के सीनियर जिन जैसे बंदे होते हैं। अगर इन मेरिड वर्ल्ड्स में कोई मरता है ना जिसके पास क्लोन नहीं है तो वो रिजरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बंदा जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जिनकी अपनी क्लोन्स होती हैं, वो मरा ना तो वो अपने आप को रिजरेक्ट नहीं करवा सकता है। सीनियर युवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड उन मेरिड वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर सुप्रीम लॉज मौजूद थे जो कि सबको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। मतलब अपने सीनियर जिन या फिर सीनियर युवान ही कितने पावरफुल क्यों ना हो, अगर उन्हें ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाना ना तो उनकी पावर सप्रेस होकर सिर्फ प्राइमर केओस
मतलब वो गॉड किंग लेवल से एक केओस लेवल होती है ना, उस लेवल तक चली जाएगी, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते, इतनी सप्रेस हो जाती है। लेकिन यहाँ अपना लू फेंग आगे ऐसा करता भी है, वो ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जाता भी है, जो कि हमने एक स्नो ईगल ओवरलॉर्ड में युवान में देखा था। इसमें ऐसी कहानी बताई जाती है कि लू फेंग जब ओवरलॉर्ड बन गया था तो लू फेंग उस केओस वर्ल्ड में गया था, उस ओरिजिन वर्ल्ड में केओस लेवल के उपजार में गया था। लेकिन उस वक्त भी लू फेंग की पावर्स इतनी थी कि वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेंग भी लू फेंग को हरा नहीं पाया था। इसके साथ ऐसे ही चलने लगता है। आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन वर्ल्ड वाले बंदे को रिजरेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम लॉज मौजूद होती हैं और इसी सुप्रीम लॉज की वजह से क्लोन्स को भी बनाया जा सकता है, और इसलिए किसी को मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता है। पैलेस मास्टर युंग यांग भी ओरिजिन वर्ल्ड के ही पावर हाउस थे, अगर वो मरते तो ये उनका खत्म था, वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। यहाँ तक कि सीनियर युवान और बाकी के सीनियर्स भी उसको नहीं बचा सकते। अब यहाँ पैलेस मास्टर कहते हैं हंसते हुए कि अगर मैं मर गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखी मत होना, ये पाथ ऑफ कल्टीवेशन काउंटलेस ट्रांस और डेंजर से भरे पड़े हैं। मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ, मैं डार्क होली वेलम का पीक एग्जिस्टेंस भी बन चुका हूँ, और मैं ऑलरेडी कुछ और मेरे पास कोई रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। जिसके साथ लू फेंग उससे कहता ब्रदर युंगजियांग, तुमने यार बहुत सारे को हराया है अपने पाथ ऑफ कल्टीवेशंस में, और मुझे यकीन है कि तुम इस हिनवान पॉल्यूशंस के थ्रेट को भी ओवरकम करके इसको भी हरा दोगे। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर युंगयांग भी हामी भरता है और वो कहता है कि मैं जरूर इसको हराऊंगा, चलो अब से अलविदा लेते हैं। और वहाँ पे उसकी फिगर फेड हो जाती है, मतलब वो अपने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके वो अपने मेन होली लैंड के अंदर ही रहना शुरू करता है। लू फेंग भी इस सीन को शांति से देख रहा था। उसे एक चीज अच्छे से पता था कि अनलेस युंगयांग अपने सप्रेशन अपने पॉल्यूशंस को पूरी तरह से सप्रेस न कर दे, तब तक लू फेंग उनसे मिल ही नहीं सकता है। टाइम पास होने लगता है। बताया जाता है कि जितने भी एल्डर्स थे जो कि इस युद्ध में मारे गए थे, उनके क्लोन्स खत्म हुए थे, तो वो फिर से अपने क्लोन्स को यूनान सिटी के अंदर भेजने लग गए थे। यहाँ तक कि 7 एल्डर्स लू फेंग के द्वारा समन भी किए गए थे कि यार तुम आ जाओ, मुझे तुम सबसे काम है। जिसके साथ 7 एल्डर्स लू फेंग से मिलने के लिए जाते हैं और झुककर सिटी लॉर्ड कहते हैं। वो 7 एल्डर्स काफी ज्यादा नर्वस थे और यहाँ पे वो सोच रहे थे कि आखिरकार हमारे सिटी लॉर्ड ने ऐसा क्या हो गया कि हमें बुला लिया। जिसके सामने वो वहां पे आ चुके थे। अब लू फेंग उन सब के सामने राजा की तरह बैठा होता है और वो कहता है कि तुम लोग यूनान सिटी के दौरान बैटल में बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़े, लेकिन तुम सब अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीचिंग वॉर्म के दौरान अटैक करके मार दिए गए। जिसके साथ वो अपने हाथों को वेव करता है और अपने पास से 7 ट्रेजर सीक्रेट ट्रेजर्स को निकालता है और यहाँ पर वो कहता है ये 7 सीक्रेट ट्रेजर्स तुमको ही बिलोंग करते हैं ना, है ना, तो इसको ले लो। जिसके साथ लू फेंग उन सबको दे देता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने उतने ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर्स को लिया हुआ नहीं था, तो उनके पास मरने के बाद भी यार उनको उतना घाटा नहीं हुआ था। लेकिन ये 7 जो एल्डर्स थे उनके पास सीक्रेट ट्रेजर्स थे जो कि उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल्स थी और उन्होंने इस युद्ध के दौरान उनको खो दिया था, तो उन्हें भी थोड़ा सा कह सकता कि यार कुछ बुरा तो लगा ही होगा। जिसके साथ 7 एल्डर्स जैसे ही उन सीक्रेट ट्रेजर्स को पाते ना, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिटी लॉर्ड का थैंक यू करने लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ गेस तो किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि लू फेंग सच में इतना फ्रीली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में उसके ट्रेजर्स को लौटा देंगे, क्योंकि नॉर्मल कल्टीवेशन सर्कल्स में बैटर स्पॉइल्स को विक्टर्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन लू फेंग ने उसको ऐसे ही दे दिया। लू फेंग कहता है कि देखो तुमने यूनान सिटी के लड़ाई की है तो ये तो बनता ही है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि असल में ये जहाँ 7 एल्डर्स जिन्होंने कि इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स को लाया था वो फिर से अपने सिटी के इन्फ्लुएंस में लग गए थे। बाद में बताया जाता है कि और भी बंदे आना शुरू हो गए थे, क्योंकि लू फेंग सिटी लॉर्ड बन चुका था, तो उन्हें यहाँ की फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही होती है। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे पैलेस मास्टर वेयंग भी वो भी यार बेचारा कुछ कर रहा था, वो क्या कर रहा था भी पता चलेगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पैलेस मास्टर वेयंग के भी ट्रेजर अपने लू फेंग के हाथों में लग गई थी, क्योंकि उसको मारने के बाद लू फेंग की ट्रेजर्स तो उसके पास ही आ चुकी थी, क्योंकि उसने उसी हार्ट बीचिंग वॉर्म क्लैन को मारा था। जिसके साथ एक एल्डर्स उन 7 एल्डर्स में से कहता कि सिटी लॉर्ड पैलेस मास्टर वेयंग सीक्रेटली सिटी के बाहर रिसोर्सेज को भेजवा रहा है कुछ एल्डर्स के द्वारा। उस कंप्लीटली यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन वो दूसरे एल्डर्स की मदद ले रहा है।
तो लूफिंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये वो ऐसा कर रहा है। अब लूफिंग पूरे यूनान सिटी को कंट्रोल कर रहा था, तो लूफिंग की आंखों से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो हर एक चीज पर नजर बना रखता है। और पैलेस मास्टर वैयांग के एक्शंस उसकी आंखों से एस्केप नहीं कर पाते। इसके साथ लूफिंग कहता है कि वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेवन एल्डर्स कहते हैं ठीक है, जिसके साथ 5 दिन बीत चुके होते हैं और हमें पता चलता कि पैलेस मास्टर वैयांग का क्लोन एक्चुअली लूफेंग से इन पर्सन मिलने के लिए आया होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पैलेस मास्टर वैयांग लूफेंग से के मिलने के लिए आता है। वहाँ पे कुछ बंदे अपने पैलेस मास्टर वैयांग को सिटी लॉर्ड के सामने ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पे पैलेस मास्टर वैयांग के पास कोई और चॉइस नहीं था, वो उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यार ये बंदा पहले यहाँ का पैलेस मास्टर था, लोग इसके पास आया करते थे। लेकिन अब इस बंदे को लूफेंग से मिलने के लिए गार्ड के पास जाकर गार्ड के साथ अंदर जाना पड़ रहा था, और वो उसी फैमिलियर एल्डर हॉल के अंदर जाता है। अब ये वही एल्डर हॉल था जहाँ पे इसने लूफिंग को बुलाया था कि देखो आजा मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पे उसे उस वक्त तक विश्वास था कि यार यूना सिटी का वो एक एब्सोल्यूट मास्टर से कोई नहीं हरा सकता, लेकिन किसने सोचा था कि लूफिंग ऐसे ही समय में अपने आप को इतना पावरफुल बना देगा। यहाँ तक कि अगर लूफिंग मान लो कि थोड़ा बहुत ही पावरफुल होता तो ये वैयांग जरूर आकर लूफिंग को पूरा कहता कि तुम बन ही नहीं सकता, वो उसको चैलेंज करता, उसको मारने की कोशिश करता। लेकिन लूफिंग ने अपनी जो पावर्स दिखाई है बंदों की फट पड़ी थी, आखिरकार वो कैसे लूफिंग को चैलेंज कर सकते, जबकि लूफिंग ने अकेले 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को अपने हाथों से सप्रेस कर डाला था। अब यहाँ पे इस बंदे के पास पावर्स भी नहीं थी, ये अगर फॉर्मेशंस को भी यूज करता तो ये लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लीजन्स को रोक कर ही रख सकता था। वो सीक्रेट ट्रेस भी यूज करता तो यार वो अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स के सामने एक मूव भी नहीं टिक पाता। वो बंदा कहता है कि लूफेंग की स्ट्रेंथ तो पैलेस मास्टर युंगयांग के पीक को भी सरपास कर चुकी है, जिसके साथ गार्ड्स के द्वारा पैलेस मास्टर युएयांग को लूफेंग के गार्डन की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग गार्डन में बैठा हुआ होता है। अब यहाँ पे अपने पैलेस मास्टर वैयांग लूफेंग के सामने झुकते हुए कहते हैं कि वैयांग अपने सिटी लॉर्ड को ग्रीट करता है। अब लूफेंग उसको देखकर इंटरेस्ट से कहता है, पूछता है कि पैलेस मास्टर युआंग तुम एक्चुअली मुझे मिलने के लिए आए हुए हो, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम यूना सिटी में रहने के बारे में सोच रहे हो। तो पैलेस मास्टर वैयांग कहता है, मतलब वैयांग कहता है कि सिटी लॉर्ड की यहाँ पे रहते हुए यूना सिटी काफी ज्यादा सेफ है, मुझे यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं राइटर ने पैलेस मास्टर क्यों ऐड कर दिया है, जिसके साथ वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे कंप्लीटली जाने को तैयार हूँ, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। तो लूफेंग उससे पूछता कि ओह तो क्या फेवर है जो तुम मुझसे मांगने के लिए आए हो। तो पैलेस मास्टर वैयांग कहता है कि मेरी क्लोन जब यूना सिटी को गार्ड कर रही थी तो वो एक अल्ट्रा लिमिट लेवल के हाथों से मारी गई थी, जिसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्वेल्स को खो दिया है, और मैं उस सीक्रेट ट्वेल्स को वापस लेने आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई प्राइस है तो मैं उसको देने को तैयार हूँ, बस आप बता दो। अब इस बात को सुनकर लूफिंग कुछ कहता नहीं, लेकिन वो हंसना शुरू कर देता है। लूफिंग कहता है कि तुम्हारे पास इतनी नर्व है, इतनी हिम्मत है कि तुम एक्चुअली यहाँ पर आकर मुझसे अपने सीक्रेट ट्वेल्स को मांगने की बात कर रहे हो। अब बैक डेन में उस समय में जब लूफेंग कमजोर था तो पैलेस मास्टर वैयांग ने लूफेंग को जीटुआन पैलेस की कमांडर की पोजीशन से रिज्वाइन करने को कहा था, लेकिन उस वक्त लूफेंग ने रिफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से पैलेस मास्टर वैयांग यार काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस पर अपने वॉयलेंस तक को यूज करने की कोशिश की थी, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से लूफेंग का ऑलरेडी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। अब यहाँ पे लूफेंग जनरली सरप्राइज हो जाता कि ऐसे इंसिडेंट के बाद भी इस पैलेस मास्टर वैयांग की इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पर आया भी और आकर मुझसे ऐसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है। इसके साथ पैलेस मास्टर वैयांग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने सिटी लॉर्ड को ऑफेंड किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो दोनों ट्रेजर मेरे लिए कितना ज़्यादा सीक्रेट, मतलब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस अपने प्राइस को बताइए, मैं ज़रूर पे करूँगा। अब यहाँ पे लूफिंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देने वाला हूँ, जिसको सुनकर पैलेस मास्टर वैयांग काफी खुश हो जाता कि क्या लूफिंग मुझे 2 चॉइसेस देने वाला है, मतलब मुझे मेरे अपने सीक्रेट ट्वेल्स वापस मिलने वाले। लेकिन आपको और हमें अच्छे से पता है कि लूफिंग किस तरह का इंसान है। क्या लूफिंग सच में इतना ज्यादा जेनरस है कि जिससे उसकी एनिमीज की भावना है, जिससे उसको धमकाया था, मारने की कोशिश की थी, क्या लूफिंग उसको ऐसे ही दे देगा जहाँ पे यहाँ पे ऐसे आने लगता है। अब देखो पैलेस मास्टर वैयांग को इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कैसे लूफिंग ने उन 7 एल्डर्स को
फ्री फंड का ही दे दिया है ट्रेजर्स। तो उसे भी लगता है कि लू फेंग उसको भी दे देगा। इसके साथ वो लू फेंग से पूछता है कि आखिर बताइए आपके क्या चॉइसेस हैं। जिसके साथ लू फेंग उससे गुस्से में कहता है कि पहला, या तो तुम अपने क्लोन्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर दूसरा, मैं खुद तुम्हारे क्लोन्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर वेयंग की ना चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। मतलब उससे कुछ एक्सपेक्ट था कि लू फेंग उससे कहेगा कि हाँ मुझे इतने बिलियंस पैसे दे दो, मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन लू फेंग उससे गुस्से में क्या था कि यहाँ से भाग जा बंदे, वरना तुम्हारे हाथ मेरे हाथ से तेरा कत्ल हो जाएगा। इसके साथ अपने पैलेस मास्टर वेयंग वहां पर रिस्पेक्टफुली बो करता है और कहता है कि मैं इसे खुद से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो अपने क्लोन को वहीं पे खत्म कर देता है। मतलब ये बंदा अपने लू फेंग से पंगा भी नहीं लेना चाहता। लू फेंग ने इसको कह दिया कि भाग जा बंदे, वरना मार दूंगा। यहाँ पर ये सब सुनने के बाद भी पैलेस मास्टर वेयंग कुछ नहीं कर पाया। वो सिंपली बो करता और अपने क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग भी यार पूरी तरह से यार बिल्कुल इमोशंसलेस देख रहा था। वो उन्हीं सबको मर्सी दिखाता जो कि सच में डिजर्व करते हैं। क्लियरली पैलेस मास्टर वेयंग डिजर्व करता ही नहीं था। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सिटी के अंदर जो अरे फॉर्मेशंस थी, तो उसके अंदर पैलेस मास्टर वेयंग और पैलेस मास्टर गाइटो की भी फॉर्मेशंस मौजूद थी। तो लू फेंग ने उसको ऑलरेडी कब का मिटा दिया होता है और टाइटल्स भी छीन लिए गए होते हैं कि वो पैलेस मास्टर नहीं है, सिर्फ इकलौता अभी लू फेंग ही पैलेस मास्टर होता है। और युंगजियांग कभी आकर लू फेंग से कहे कि मुझे यहाँ का पैलेस मास्टर बनना है, तो लू फेंग खुशी खुशी दे देगा। ऐसा अपना लू फेंग है। जिसके साथ टाइम पास होने लगता है। जितने भी यूनान सिटी के एल्डर्स थे उन्हें लू फेंग के टेम्परमेंट के बारे में पता चलने लगा था कि लू फेंग किस तरीके का बंदा है। और वहां पर उसे ये भी पता चल गया था कि यार लू फेंग सिर्फ ऑफिशियल शेयर ही लेता है, वो सिटी के रिसोर्सेज के बारे में कम्पिटिट करता नहीं है। जो बाकी सब डिजर्व करते हैं वो डिजर्व करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो सिटी लू फेंग को उतना कमा कर नहीं देगा जितना कि लू फेंग अकेले हंट पे निकल के सैकड़ों की तादाद में परफेक्शन स्टेज अल्ट्रा लिमिट को मारकर कमा लेगा। जिसके साथ यहाँ पर अपने जितने भी पावरफुल प्रैक्टिशनर्स थे वो यूनान सिटी में आकर रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एल्डर्स, पैलेस मास्टर लेवल फिगर्स भी यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। मतलब पैलेस मास्टर लेवल फिगर्स भी इस सिटी में आना शुरू कर दिए थे और कई सारे ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स भी यहाँ पर आकर रहने लगे थे। क्योंकि ये सिटी उनके नज़र में सबसे सेफ माना जा रहा था। क्योंकि सिटी लॉर्ड जो कि रिसोर्सेज के लिए कम्पिटिट नहीं करते हैं और साथ में वो कमज़ोर बंदों को भी प्रोटेक्ट करते हैं और लोअर रैंक्स के बंदों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि 9 रिवर होली वेलम्स के 35 सिटीज में से ये सबसे बेस्ट सिटी माना जाएगा। क्योंकि लू फेंग यहाँ का सिटी लॉर्ड है। जिसके साथ यूनान सिटी के अंदर प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ने लगती है। डी किंग, डी मिंग, डी फुन यार वो भी तो अपने लू फेंग के ब्रदर्स के जैसे थे। तो उनकी पोजीशंस एल्डर हॉल के सबसे ऊपर में आ जाती है। वो भी पूरे के पूरे सिटी को देख रहे होते हैं और लू फेंग के वो सबसे ट्रस्टेड एसाइट्स थे। तो यार उनके लिए अपने सिटी के डे टू डे अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए दिया गया होता है। उनकी पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बंदों के पास भी पैसों की कमी नहीं होने वाली है। अब करप्शन तो मिट ही चुकी थी। थोड़ी मोड़ी करप्शन तो होती है लेकिन यार उतना ग्रेट लेवल का नहीं होता। इसके साथ डीमिंग कहता है कि यार इन सब प्रैक्टिशनर्स के लिए ऐसे सिटी लॉर्ड से मिल पाना ये इनके लिए ब्लेसिंग जैसा है। तो डीफू भी कहता कि हाँ ये वर्ल्ड ऐसे ही काम करती है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर हमेशा जंगल रूल ही काम करता है और ये नॉर्मल भी है। लेकिन हमारे सिटी लॉर्ड यूनान सिटी के स्ट्रेंथ को भी सप्रेस करके अपनी पावर्स को दिखाकर सारे रूल्स को ओवरथ्रो कर दिए हैं। अगर यहाँ पर लू फेंग अपने पावर्स को नहीं दिखाता तो वो चाहे इंसेक्ट नेस्ट को एलिमिनेट क्यों ना कर दे, ग्यूफेंग को खत्म कर दे, वॉलिन पवेलियन को खत्म कर दे, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली स्टीलिंग और प्लंडरिंग्स को नहीं रोक सकता था। लेकिन लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल था। वो पूरे के पूरे सिटी फॉर्मेशन से पूरे के पूरे सिटी को देख सकता था और अपने सिंगल थॉट से किसी को भी मार सकता था। और लू फेंग की शब्द ही लॉ बनकर रही थी। जब उसने कहा था कि मुझे यहाँ पे चोरी चकारी और प्लंडरिंग नहीं देखनी है, तो यहाँ पे कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। जो बंदे ऐसा करते थे वो डरकर भाग चुके थे, क्योंकि लू फेंग के पावर्स के सामने यार क्या ही वो कुछ कर सकते थे। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यार वो सिटी पूरी तरह से शांत होकर खेल खुल रहा था, मतलब बहुत ही अच्छे से सशक्त हो रहा था। इसके साथ डी किंग भी कहता है कि हाँ अब सिटी लॉर्ड्स देखा जाए तो उतने ज़्यादा अपीयर नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहे हैं। और साथ में हमें एल्डर्स हॉल की केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी फिलहाल में रह रहा होता है। तो डीफू भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लू फेंग उन्हीं दो एंचेस्टर्स के जैसे ही गायब हो चुका है, जो कि पूरी तरह से कल्टिवेशंस में लीन होते हैं। मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड अभी दूसरे वर्ल्ड्स में फोकस कर रहे होते हैं। और डी किंग
डेमिंग दोनों यही सोच रहे थे। अब यहाँ पे उन सबको लग रहा था कि लू फेंग डार्क होली रियलम में जा चुका है, लेकिन सच की बात ये होती है कि लू फेंग आधे इरा से सेक्लूजन में ही था। वो उसी वक्त निकला जब उसकी 100 कैलामिटीज हॉट एसेंस कंप्लीटली खत्म हो गई, उसकी असर कंप्लीटली खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये काफी टाइम तक चली थी, लगभग आधे इरा तक चली थी और ये लू फेंग को काफी ज्यादा बेनिफिट कर रही थी। इसके साथ लू फेंग जैसे सेक्लूजन से बाहर आता है वो वहां की कोर फॉर्मेशंस को हटाकर फिर से एक और भी बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशंस को बना डालता है, जिसके साथ वो अपने एक ऑर्डिनरी से क्लोन को छोड़कर यूना सिटी से साइलेंटली निकल पड़ता है। और हमें बताया जाता कि भले ही लू फेंग की ऑर्डिनरी सी क्लोन थी, लेकिन यहाँ के फॉर्मेशंस के साथ वो यूना सिटी को पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना चुका था। मतलब फिर से भी कैसा वैसा अटैक हुआ ना तो वो बंदे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ लू फेंग अकेला ही 9 रिवर होली रियलम में ट्रैवल करना शुरू करता है। लू फेंग अकेले उन 9 रिवर्स को पार करता है जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। मतलब अर्ली स्टेज वाले वहाँ गए ना तो ख़त्म मारे जाएंगे, लेकिन लू फेंग अकेला जाता है, वहाँ पे सारी डिटेल्स को एग्जामिन करने लगता है। रास्ते में कई सारे नमरस लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के द्वारा अटैक किए जाते जो कि लू फेंग को पहचान ही नहीं थे कि आखिरकार ये किस तरह का बंदा है, लेकिन वो सभी कॉर्प्सेस लू फेंग की स्टोरेज के अंदर अभी आराम कर रहे होते हैं। इसके साथ लू फेंग 9 रिवर्स को पास करता है और वहां पर वो 9 रिवर होली रियलम के सेंटर होली माउंटेन के पास फाइनली आ जाता है। यहाँ पर आने के लिए पहले लू फेंग शिप का यूज किया करता था, लेकिन अभी लू फेंग चलकर जा रहा होता है। लू फेंग कहता है कि चलो अब टाइम हो चुका है डार्क होली रियलम में जाने का। इस समय लू फेंग किसी भी टेलीपोर्टेशन पूल को नहीं जाता है, वो सीधे बेस के पास जा रहा था और सीधे माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो माउंटेन्स पर चढ़कर जा सके। देखो माउंटेन पे चढ़ना है तो वहां पे आपको प्रेशर्स को झेलना होगा, जैसे जैसे आप चढ़ते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन लू फेंग के लिए अपनी अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी के परफेक्ट होने के कारण ये सभी एक हवा का झोंका जैसा था। लू फेंग बड़ी आसानी से माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है, टॉप पर पहुंच जाता है। पीक के ऊपर एक बहुत ही काला और शैडोई पूल मौजूद था और बिना किसी थॉट के लू फेंग वहां पे एक टेलीपोर्टेशन पूल को सेंस कर पाता जो कि एक बहुत ही दूर की दुनिया के साथ कनेक्ट थी। लू फेंग वहां पे अंदर जाता और क्या था कि चलो देखते हैं कि आखिरकार वहां पे है क्या, जिसके साथ सेम वही होता है जैसे कि लू फेंग अपनी वापस ओरिजिन कंटिनेंट में जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर होती है लाइट लू फेंग को घेर लेती है और लू फेंग वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग की डार्क होली रियलम की जर्नी कैसी चलने वाली है। आई होप राइटर्स जितनी तेजी से कंटिन्यू करेगा उतनी ही जल्दी हम लू फेंग को कैजुअल को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखेंगे। तब तक के लिए बाय।